से। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम मिश्रा और आज योग मंथन के कार्यक्रम के द्वारा योग शिक्षक संघ आप सभी के बीच में पुनः उपस्थित है। मित्रों, आज जो शख्सियत आपके सामने प्रस्तुत है योग शिक्षक संघ के पटल के माध्यम से, वो अपने आप में किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। साथ में है आज हमारे साथ में INO के प्रेसिडेंट और ग्रेट नेचुरोपैथ और साथ में बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के मालिक डॉक्टर अनंत बिरादर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और इसके साथ ही जो दूसरी शख्सियत हमारे साथ में है, योगा पीस और एकम योगा के ऑनर डायरेक्टर और साथ में बहुत ही अच्छे उम्दा स्पिरिचुअल लीडर हमारे साथ में योगी ढाकाराम जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। जी, तो मित्रों, आप सभी को पता है योग शिक्षक संघ अनवरत अपनी गतिविधियों के माध्यम से योग के तमाम प्रारूपों पे अपने इस योग मंथन कार्यक्रम के द्वारा अपने हर एक वैचारिक जो भी वैचारिक व्यवस्था आ रही है एक योग अध्यापक के सामने, उसको सामाजिक पटल पे रखता आया है। और आज भी योग मंथन का कार्यक्रम ये सुनिश्चित करेगा कि वास्तव में हमें वो कौन कौन से मूलभूत तत्व हैं जो हमेशा एक योगी होते हुए, एक योग के अध्यापक होते हुए, एक योग के शिक्षक होते हुए और छात्र होते हुए हमेशा अपने मस्तिष्क में लेके चलते रहना चाहिए। ये श्रृंखला एक प्रश्नों की श्रृंखला होगी जिसमें मैं अपने दोनों ही उपस्थित जो हमारे साथ में आज हमारे अतिथि हैं जिनके साथ में एक प्रश्नों की श्रृंखला चलेगी। लगातार 5 से 6 या 10 सवाल पूछे जाएंगे जो पूरे भारत से हमारे पास में हर एक हफ्ते के बीच में आते हैं मेल के माध्यम से। और यदि आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें योग शिक्षक संघ @gmail.com के माध्यम से भेज सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल अनंत सर आपसे है डायरेक्टली। जैसा कि एक प्रश्न आता है हमारे सामने जब भी हम बात करते हैं योगा की और नेचुरोपैथी की, तो सबसे पहले ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है कि योगा और नेचुरोपैथी एक दूसरे से भिन्न है या एक ही विज्ञान है। अनंत सर। योग नेचुरोपैथी एक सिक्के के दो भाग है। योग के बिना नेचुरोपैथी अधूरा है और नेचुरोपैथी के बिना योग अधूरा है। जैसा आपको ज्ञात है, डिग्री कोर्स जो BNYS नेचुरोपैथी का 5.5 साल का जो रेगुलर यूनिवर्सिटी का कोर्स है, उसके अंदर भी योग नेचुरोपैथी सम्मिलित है। और आयुष मंत्रालय जो है, आयुष मंत्रालय का नामकरण आज जरूर अटल जी का स्मृति दिन है। और आदरणीय अटल जी जब प्रधानमंत्री थे उसी समय इसका नाम पहले था इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। कहां पर भी योग या नेचुरोपैथी का नाम था ही नहीं। तो पब्लिक में, समाज में कहां पर भी लगता ही नहीं था कि भारत सरकार में कोई योग नेचुरोपैथी का भी कोई डिपार्टमेंट है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अटल जी के सरकार ने कटिया। जी सर, आप ऑडिबल है सर? हाँ, अभी है। क्या हो गया था? आपकी आवाज नहीं आ रही? नहीं सर, आप ऑडिबल हैं। सर आप ऑडिबल हैं। जी, आप हाँ। तो योग में यही कह रहा था कि इसका नाम इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी था और इसका नामकरण इसलिए कि क्योंकि योग और नेचुरोपैथी का ज्ञान, नॉलेज या इसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक मिले, तो इसलिए इस मिनिस्ट्री का नाम भी आयुष रख दिए, जिसके अंदर AYUSH है। Y इंडिकेट योग एंड नेचुरोपैथी, ऐसा उस समय करके किया और उसी का परिणाम रहा कि आयुष होते होते अभी आज अटल जी के बाद मोदी जी आ गए। इसके लिए इंडिपेंडेंट आयुष मंत्रालय का गठन माननीय मोदी जी ने किया। तो आज हम धन्यवाद देते हैं कि आदरणीय अटल जी और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे। तो उसी समय से ये योग नेचुरोपैथी का एक आइडेंटिटी और इसका लाभ पूरा विश्व तक हम पहुंचा सकते हैं, इसी उद्देश्य से इसका नामकरण आयुष मंत्रालय किया। तो मैं कहना चाहूंगा योग और नेचुरोपैथी एक ही सिक्के के दो भाग है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। जी सर,
देखिए, जब हम बात करते हैं वास्तव में योग और नेचुरोपैथी की, तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के, एक ही सिक्के के दो पहलू के तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन इन सारी चीजों में एक चीज छूट रही है, वो है कहीं ना कहीं योग की आध्यात्मिकता, योग का राजनीतिकरण होता चला जा रहा है। मेरा दूसरा सवाल डायरेक्ट ढाकाराम सर से है। ढाकाराम सर, आप आध्यात्मिक गुरु के तौर पे जाने जाते हैं, और जब आप ऐसा देखते हैं कि वास्तव में योग और नेचुरोपैथी या ऐसी कोई भी विधा जो एक दर्शन का प्रारूप थी, इसका राजनीतिकरण होता चला जा रहा है, तो इसमें आपकी विवेचना क्या है ढाकाराम सर? देखिए, मैं जब आप राजनीतिकरण की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि योग जो है एक साइंस है। योग साइंस है जो एक्सपीरियंस करता है, और एक्सपेरिमेंट जो होता है वो साइंस विज्ञान करता है। तो विज्ञान किसी बात को करता है तो बार बार काट के देखेगा, बार बार अप्लाई करके देखेगा, वो बाहर की दुनिया में लगता है। और योग जो है आपको अंदर एक्सपीरियंस करता है। वी कांट एक्सप्लेन के करने के बाद आपको क्या लगा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो जब किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो जो राजनीतिक चीजें हैं या कोई इसको वैलिड करे नहीं करे, अलग चीजें हैं। लेकिन आज मैं जो देखता हूं, आप सभी देखते हैं, योग एक साधना का पात्र है। हम सिर्फ साधना नहीं करके हमें एक अर्निंग के रूप में हम देख रहे हैं। ठीक है, अर्निंग करना बहुत अच्छी बात है, तो मुझे लगता है कि योग में साधना की बहुत जरूरत है, और हम लोग साधना नहीं कर पा रहे हैं। हम ट्रेनिंग भी ले लेते हैं, सर्टिफिकेट भी हाथ में होता है, जब मैं बोलता हूँ आप अभ्यास करते हैं क्या, बोलते नहीं साहब मेरे लिए टाइम नहीं मिलता। तो मैं बहुत ताजुब होता हूँ इस चीज के लिए कि जिसको मैंने सीखा है, जो हम कहते हैं कि योग के बिना जीवन में कोई भी काम संभव नहीं है। कहते हैं ना, योग संयोज से चीजें होती हैं। तो योग अपने आप में ऐसा दुनिया में कोई और सिस्टम नहीं है जो आपके शरीर पे काम करे, आपके मन पे काम करे, और आपके आध्यात्मिक के विकास के लिए काम करे। इन तीनों का संगम सिर्फ योग में है, और हम उस संगम के साथ नहीं करते। अगर हम आसन भी कर रहे हैं या क्रिया भी कर रहे हैं, मुझे बतौर एक्सरसाइज करते हैं। हम बोलते हैं ऐसा करने से ये चीज सही होगा, बीमारी सही होगी या मोटापा सही होगा, ठीक है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन क्या हम प्राणायाम उस लेवल पे करते हैं? क्या हम ध्यान उस लेवल पे करते हैं? आसन करने से, क्रियाएं, यौगिक क्रियाएं करने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हमारा शरीर प्यूरिफाई होता है, शरीर का प्यूरिफिकेशन होता है। हम लोग कहीं ना कहीं सिर्फ आसन और क्रिया, और आसन को भी मैं आसन की तरह हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम आसन को आसन की तरह करते हैं तब उसमें प्राणायाम भी मिक्स हो जाता है और ध्यान भी मिक्स हो जाता है। तो हम आसन को आसन की तरीके से नहीं करते, यौगिक क्रियाओं को यौगिक क्रियाओं की तरह से नहीं करते, हम उसको एक्सरसाइज का रूप लेते हैं। जब हम एक्सरसाइज के रूप में करते हैं तो हमारा माइंड बाहर की तरफ जाता है। प्राणायाम को प्राणायाम की तरफ से नहीं करते हैं। तो मैं 100% कहना चाहूंगा आपको कि जब हम, शिवम जी, जब हम आसन को आसन की तरह से करें ताकि हमारा शरीर स्वस्थ हो, और प्राणायाम को नियमित आप करें ताकि आपका मन स्वस्थ हो, और आध्यात्म के विकास के लिए ध्यान का होना बहुत जरूरी है। जब आप ध्यान करते हैं तो हमारा आध्यात्म का विकास होता है। आध्यात्म का विकास का होने का मतलब है कि आपकी सोच में सकारात्मक ऊर्जा है। मैं आध्यात्मिक और मैं सकारात्मक नहीं हूं तो मैं आध्यात्मिक नहीं हो सकता। तो इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल है। इट्स वी कैन चेंज आवरसेल्फ। जब हम बात करते हैं कभी भी कि आज मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, तो हम लोग सबसे पहले क्या बोलते हैं शिवम जी, आज मैं परेशान हूं किसकी वजह से? शिवम जी जी सर। जब भी कभी सवाल, ठीक है, जब भी सवाल होता है ना कि कोई बोलता है मैं पत्नी से परेशान हूं, कोई बोलता है पति से परेशान हूं, कोई बोलते हैं बच्चों से परेशान हूं, पति पत्नी बच्चे सब अच्छे हैं, बोलता है पड़ोसी से परेशान हूं, नाक में दम कर रखा है। या कभी आप देखिए पड़ोसी भी अच्छा है, बोलते मेरा रिश्तेदार खराब आ गया, वो दोस्त ऐसा हो गया। वी हैव ऑलवेज एक्सक्यूज, हमेशा उंगली सामने होती है। और मैं बोलता हूँ योग क्या कहते हैं? योग कहते हैं कॉन्सेंट्रेट योर सेल्फ रियलाइजेशन। तुम स्वयं की बात करो। कि हम हमेशा बात किसकी करते हैं शिवम जी? सामने की। तो जब तक हम सामने की बात करते हैं, तो राजनीतिकरण का आपने बात किया, तो राजनीतिक वाला दूसरा आदमी हो गया है ना, ये तो तुम्हारे विकास का काम है, दूसरों से कोई संबंध ही नहीं है।
तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, हमको दूसरों को छोड़ देना चाहिए और अपने को सही रास्ते पर चलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। मैं किसी को राजनीतिक नहीं बोलता, हर घर में राजनीतिक है, पति पत्नी की नहीं मानता, पति पत्नी की नहीं मानता, बच्चे अपना कहते हैं। राजनीति का मतलब क्या है? मतभेद है, चाहते से भला है, आप समझ रहे हैं? एक घर में 4 प्राणी है तो चारों का माइंड अलग अलग चलता है, और जो देश को चलाता है उसको सारे माइंड को मिला के एक जगह लाना पड़ता है। तो राजनीतिक तो हर घर में है, लेकिन उसको भी छोड़ो, अब अपने आप को प्यूरिफाई कर लो, तुम अच्छा हो जाओ तो दुनिया अपने आप हो जाएगी। तो मैं एक सिंपल सा बात कहना चाहता हूँ कि जी सर, अगर लोग बोलते हैं क्या फायदा है, मैं बोलता हूँ अगर गुलाब का बागान है, आप बगल से गुजरो तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए शिवम जी कि गुलाब का बागवान है, उसकी खुशबू आपको बता देगी। तो अपने को ऐसा खुशनुमा बनाओ कि बगल से गुजरने वाला बोलते हाँ ये जय योगी, हमको एक्सप्लेनेशन देना नहीं पड़े, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं कहता हूँ कॉन्सेंट्रेट योर सेल्फ। राजनीति क्या करती है पता नहीं, हम क्या कर रहे हैं, लुक योर सेल्फ, दैट्स इट। आपको बीच में रोकना चाहूंगा सर, अनंत सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर। हाँ, शिवम मिश्रा जी, जो ये प्रश्न आपने किया, तो मुझे तो लग रहा था ये प्रश्न का दूर दूर तक संबंध ही नहीं है, और योग में राजनीति हो रही है या कर रहे इसका प्रश्न ही नहीं आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। देखो योगा का अर्थ क्या, तो ये शब्द इनके माइंड में आया क्यों, शिवम मिश्रा जी के दिमाग में आया क्यों, इसके अंदर तक सोचना पड़ेगा, उसके ऊपर बात करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मेरे पास संदर्भ है सर। हाँ, इनके दिमाग में इसीलिए आया क्योंकि राजनीति का तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, योगा में राजनीति का कोई संबंध नहीं है। तो इनके दिमाग में इसीलिए आया क्योंकि योग का व्यापारीकरण हो रहा है, योग बिजनेस बन रहा है। जी सर जी। योग का अर्थ अभी आदरणीय ढाकाराम जी ने बताया, क्योंकि जितने भी लोग हम योग कर रहे हैं, योग सीख रहे, योग का प्रचार प्रसार आदरणीय मोदी जी ने पूरा विश्व के पटल पर एक योग के लिए ऊंचा स्थान दिलवाया। लेकिन आज योग के नाम से अलग अलग प्रकार के बिजनेस हो रहे हैं। उसके कारण जब बिजनेस पैसा आएगा, मनी पावर आते ही अलग अलग विचार ये आते हैं, तो उसका फायदा कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। इसके कारण ऐसे आने के बाद कुछ लोग किसी पार्टी के साथ संबंधित होते हैं, किसी विचारधारा के साथ संबंधित होते हैं। तो इसीलिए ये बात केवल ये शिवम जी नहीं कह रहे, ये पूरा इनके पास भी कई लोगों का फोन आते होंगे, और योग के अलग अलग वेबिनार में मैं देखता हूं इस प्रकार की बातें आ रहे आजकल, क्योंकि कई जगह पर इस प्रकार के होते हैं। अभी आईएनओ में देखता हूं कई ऐसे मुस्लिम क्रिश्चियन परिवार है और इतना समर्पित भाव से वो काम करते हैं, उनको बात करके उनके साथ कहीं पर भी जाते ऐसा लगता नहीं है, उनके अंदर पूर्ण योग के गुण कूट कूट के भरा हुआ है। ऐसे लोग भी है। तो मेरे हिसाब से योग को राजनीति के साथ जुड़ने का या जोड़ने का संबंध ही नहीं है। अगर कमी है तो हमारे योग शिक्षक है, यह योग का अभ्यास कर्म है, योग का अपना प्रैक्टिस है, और योग की जो साधना करना है उसमें कमी है। हमें इसको ठीक करने के हिसाब से हम सब मिलकर प्रयास करना चाहिए। सर एक विषय पे मैं प्रकाशापात करना चाहूंगा, क्योंकि जब विषय की बात करते हैं तो वो विषय चाहे कोई सा हो, अगर योग हो, दर्शन हो, फिलोसफी हो, साइकोलॉजी हो, बायोलॉजी हो, कोई भी विषय हो, इसमें मार्क्स ने एक बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हुए हैं, इन्होंने एक डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म की थ्योरी दी। उन्होंने इसमें बताया डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म में कि कोई भी वस्तु जब वो मैटेरियलिस्टिक हो जाती है, कोई भी विषय जब वो मैटेरियलिस्टिक होता चला जाता है, तो वो खुद ब खुद राजनीतिक संकाय के अंतर्गत आता चला जाता है।
अब योग डायलेक्टियल मैटेरियलिज्म के उस थ्योरी जो मार्क्स ने 90s में दिया था, लगभग 1904 के आसपास में दिया, डायलेक्टियल मैटेरियलिज्म इसी पे अप्रोच करती है। और योग शिक्षा, चूंकि जैसा आपने बताया, मैं बिल्कुल सहमत हूं सर कि योग शिक्षा आज कहीं ना कहीं अपने व्यवसायीकरण के कारण से राजनीतिकरण में प्रवेश कर रही है, क्योंकि उसमें डायलेक्टियलिज्म आ रहा है डायरेक्टली। अब जब हम इसके व्यवसायीकरण की बात करें तो एक बहुत सामान्य सा प्रश्न आता है जो एज ए योग शिक्षक संघ के पटल पे होते हुए मैं पूछना चाहूंगा नवीन जी से। नवीन जी, जब हम बात करते हैं किसी भी ऐसे मुद्रा विनिमय की, तो एक योग अध्यापक क्या सिर्फ एक योग की साधना करके जीवित रह सकता है? क्या उसको मेटरलिस्टिक नहीं होना चाहिए? अर्थात आध्यात्मवाद में और भौतिकवाद में क्या प्रारूपित विवेचन किया जाए जिसका प्रयोजन हमें साधारणता देखने को मिले योग की शिक्षा में? नवीन जी। जी शुभम जी, ये सबसे पहले तो मैं जितने भी पैनलिस्ट हैं उनका आभार व्यक्त करूंगा कि योग शिक्षक संघ के मंच पे आकर अपना समय दिया है। जहाँ तक आपके प्रश्नों का सवाल है शुभम जी, तो देखिए, जब योग शिष्य गुरु शिष्य परंपरा रह रही थी, तब तक कोई भी इस तरह का राजनीतिकरण का कोई भी भाव हमारी समाज में भी नहीं आया था और ना कहीं देखने को मिल रहा था। हम इसे एक गुरु शिष्य परंपरा की ओर लेके चल रहे थे और ये आज से नहीं है। आपने जितने भी विषय अगर देख रहे होंगे आप अपने सामाजिक परिवेश में, वो विषय आए इससे पहले योग था। ये बाद में नहीं आया कि आज आ गया या कल आएगा। हाँ, लेकिन इसका जो मुद्रा विनिमय का जहाँ तक बात की जाए, ये कुछ समय में परिवर्तित हुआ। जब ये मुद्रा विनिमय का साधन बना, जिसमें कि जीविकोपार्जन का एक साधन के रूप में योग स्थापित होना शुरू हुआ, इसमें कई प्रारूप आए। अब इसमें प्रारूप जब बनते हैं तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा आती है शिवम जी। जब प्रतिस्पर्धा आती है तो हर एक, जैसे आपकी भी जो लगता है कि आपकी जो क्षमता है, मैं उसके अकॉर्डिंग इस चीज को स्थापित करूं। इसी तरह से कई कई देश, हम सिर्फ एक संगठन की बात नहीं करें, एक व्यक्ति विशेष की बात ना करें, आप इसमें देखें कई सारे देश ने इस चीजों को लेकर अपने तरीके से इसको प्रचारित करना शुरू किया। आज देखिए ना, यही योग की बहुत बड़ी विडंबना है। योग हमारा भारत का होते हुए भी हम विदेशी कंपनियों की बैनर के तले अपनी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। योग हमारी संस्कृति है, लेकिन हम आज कहीं ना कहीं पेटेंट कोई दूसरा बोलता है कि नहीं ये हमारा पेटेंट है। इस पे हमें एक संगठन के तौर पे अगर देखें तो इन चीजों पे अपने जो भारतीय संगठन है उनको एक मजबूती के साथ आना चाहिए और अपनी अपनी पृष्ठभूमि को विश्व पटल पे करें। सबसे तो धन्यवाद दूंगा जो आज की गवर्नमेंट है, इस चीज को तो स्थापित कर दिया कि एक विश्व पटल पे इन चीजों को स्थापित कर दिया गया है। लेकिन एज अ संगठन के तौर पे बहुत सारे संगठन तो निकल कर आ रहे हैं अब कि नहीं ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब हम विनिमय की बात करते हैं, मुद्रा विनिमय की बात करते हैं, वो फिर वहीं तक सीमित होकर रह जाते हैं कि नहीं हमारा मुद्रास्फीति किस तरह से मजबूत हो। वो एक एज अ संगठन के तौर पे ही मात्र सीमित हो जाता है। विश्व पटल पे आने के लिए एकजुटता की आज भी कमी है। हर लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम एकजुट हैं, लेकिन जहाँ तक बात करनी होती है कि नहीं इसका क्या प्रारूप बनाया जाए, इस पर क्या डिबेट की जाए। जैसे आज के तौर पे अगर देखें, अगर यहाँ पे दकाराम सर हैं, आनंद बिरादर सर हैं, तो एकजुटता का ये परिचायक है। कहीं ना कहीं इनके मन में ये चीज है कि नहीं इन चीजों में अच्छी कुछ चीजें हो रही है, इस पे अपनी बातों को रख रहे हैं वो। तो इस तरह का प्रारूप जब तक नहीं आएगा तब तक ये प्रतिस्पर्धा चलती रहेगी और इसमें कहीं ना कहीं विकार उत्पन्न होते रहेंगे और योग स्वयं में ग्रसित हो जाएगा, वो स्वयं एक रोग में ग्रसित हो जाएगा। तो हमारी तो यही मानना है कि अपने संगठनात्मक जो स्ट्रक्चर है हमारे भारतीय पद्धति की, उसको मजबूत किया जाए, जिससे कि विदेशी कोई ये ना कहे ये मेरा पेटेंट है। आज हम उनके ट्रेडमार्क को लेकर अपनी चीजों को प्रमोट करते हैं। मुझे इससे दुखद, मैं जब देखता हूँ चीजों को, मैं ये नहीं कह रहा कि जीविकोपार्जन का साधन है आप उसको नहीं करें। दकाराम सर ने एक बहुत अच्छी बात की कि कहीं ना कहीं मुझे सेल्फ पे काम करने की जरूरत है। यही चीज आनंद बिरादर सर भी कह रहे थे। तो सेल्फ पे काम तो हम कर रहे हैं ये, लेकिन जब ये मुद्रा में आया है तो आपको एज अ संगठन के तौर पे भी उतना ही मजबूती के साथ इस विश्व पटल पे खड़ा होना होगा जितने कि आप स्वयं में खड़े हो रहे हैं। तो ये जब तक आज नहीं होगा तब तक ये वाली जो बात है ना कि कहीं ना प्रतिस्पर्धा ये आती रहेगी शिवम जी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बस मैं यही बोल रहा हूँ कि एज अ संगठन के तौर पे जो भी संगठन है अपने तरीके से इस पे काम करें। हमारी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जिस हद तक प्रयास करना चाहिए हमें करना चाहिए, ना कि किसी का पेटेंट होकर हमें रह जाए। बाहर की संस्था आती है, आप सोचिए ना इस चीज को, बहुत ही गंभीर समस्या है ये। बाहर की कोई कंपनी आती है, वो आपको पेटेंट देती है, अपनी चीज हम उसे सेल करते हैं, अपने आप को उनके अधीन रजिस्टर कर रहे हैं। चीजें जिसने पहले की, मैं मान सकता हूँ कि शायद ये अभी शायद हिंदुस्तान के लोगों ने में इतनी क्षमता थी लेकिन नहीं किया, शायद जागरूकता नहीं थी, इस वजह से हो सकता है। लेकिन अब तो जो चीजें आ गई हैं, अब अपने आप जो में उस कंपनी या उस फेडरेशन या एक संगठन के तौर पे आपकी संगठन क्या उससे कम है?
कोई भी संगठन कम नहीं होती। तो ये जब प्रतिस्पर्धा बनी है तो सिर्फ हम मनी के तौर पे या पैसे मुद्रा के तौर पे ना आगे बढ़े, एक संगठन के स्ट्रक्चर के तौर पे और एक संगठन की जो शक्ति है उसके तौर पे आगे बढ़े, तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी और सेल्फ सुधार तो हो जाए और इन सब चीजों में कभी भी दुर्भावना नहीं आएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आज की जो मुझे लग रही जो आपकी बात थी यही। शिवम मिश्रा जी, मैं कहना चाहूंगा आपको कि मुद्रा तो चाहिए, मुद्रा के बिना नहीं होता कुछ भी, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा काम, पर आप हर काम दिल से करो। दिमाग से मुद्रा कमाया जाता है, दिल से प्यार किया जाता है, ठीक है। अपनी भावनाओं को भी रखो, क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं, मैं बोलता हूँ आपको 3 दिन में आराम नहीं आए तो मेरे पास मत आइए, किसी को बेफालतू में आप वो मत करो, हम ऐसा होता है। दूसरा, जब आप बात करते हैं कि हमारा हिंदुस्तान कमजोर है तो मुझे बड़ा दुख होता है। आप देखिए वीके सांगर गुरु जी को देखो पूरा दुनिया जानती है। अच्छा, मुंगेर के सिस्टम को लीजिए, चाहे एस प्रयासा लीजिए, चाहे हमारे यहाँ गंदा पूरा दुनिया में बचा, फिर हम ये क्यों कहते हैं कि विदेशी लोग हमारे पास आ रहे हैं? अरे हम पूरा दुनिया में जाए हुए हैं, दुनिया हमें जानती है, तो हमको ये नहीं कहना चाहिए कि विदेशी लोगों की पेटेंट, एक तो कंपनियां आगे तो कौन सा बड़ा बात हुआ, लेकिन हम लोग हमेशा आगे हैं। इसके लिए जो हमारी जो नए जनरेशन आ रही है, मैं सोचता हूँ उसको योग एक जीवन आसन है। अगर आप अच्छा काम करोगे तो पैसा आपके पीछे आ जाएगा, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। कि पैसा ही सब कुछ मानना गलत है, तो ऐसा नहीं मान के अपनी साधना करें। ऑनेस्टली आप लोगों को योग सिखाएं, पहले आप रोज अभ्यास करेंगे। मेरे मित्र हैं, एक दिन मेरे पास आए, बोले गुरु जी बहुत स्ट्रेस का लाइफ है। मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोले आजकल योग टीचर को बहुत स्ट्रेस है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले एक के बाद दूसरी क्लास, फिर तीसरी क्लास, फिर चौथी क्लास, हम भागते ही रहते हैं। मैंने कहा भाई तुम 2 काम हो सकता है, योग इंस्ट्रक्टर हो सकते हो, फिटनेस कोच हो सकते हो। अगर आपके अंदर स्ट्रेस है तो आप दूसरों का स्ट्रेस कैसे कम करोगे? तो मैं इसलिए कहता हूं, मैंने किताब में लिखा 24 घंटे में से 1 से 1.5 घंटा आप अपने लिए देते हो तो आपके 22-23 घंटे अच्छे जाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं शिवम जी कि हम लोग बात तो कर लेते हैं लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते। मैं 100 में से 99 शिक्षकों को जानता हूं, क्योंकि मैंने भी लगभग 800 टीचर्स मेरे अंदर से तैयार हुए जो भी विदेशों में भी इंस्टीट्यूट खोल के बैठे थे। मैं कहता हूँ बेटा आप प्रैक्टिस करते होगा? गुरु जी टाइम ही कौन नहीं मिले हमारे पास। इतने तुम्हारे पास सब चीज के लिए टाइम है, लेकिन जो तुम्हारा वृक्ष है जिसके छाए के नीचे तुम बैठे हुए हो उसके लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। तो कुछ सोचो तो सही, एक पौधा लगाते हो, उसमें पानी डालते हो, कटिंग करते हो, खाद डालते हो, तो तुम योग शिक्षक अगर हम हैं तो सबसे पहले अपना अभ्यास होना चाहिए। मैं इसलिए बोलता हूँ कि अगर मैं 3:45 बजे उठता हूँ तो मेरा अभ्यास करके ही घर से बाहर निकलता हूँ। 6 बजे के बाद मेरे पास समय नहीं होता, रात को 10 बज जाते हैं। तो मैं सभी शिक्षक गणों से ही कहना चाहूंगा, पहले अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपना अभ्यास करना है, फिर उस दूसरों को सिखाना है। मेरे बाबा 101 साल के हैं शिवम जी, अभी भी मैं उनको योगा कराता हूँ। और अनंत बिरादर भाई साहब को मालूम है, घर पे आना हुआ था तो उनको भी मैं योग कराता हूँ। मेरा बच्चा है तो स्टार्ट योर सेल्फ, योग कहता है तुम खुद से शुरू करो। तो मैं सभी शिक्षकों से कहना चाहूंगा, अपने आप करेंगे तो चेंजेस अपने आप आएंगे। इस दुनिया में रहेंगे शिवम जी तो समुद्र जो होता है, उस समुद्र के ऊपर क्या होती है? लहरें होती हैं। लहरें। और नीचे क्या होता है? पानी, गहरा समुद्र, शांत होता है। योगी का मतलब अगर तुम जमाने में रह रहे हो तो समुद्र की तरह लहरें तो चलेंगी, लेकिन तुम्हारे मन में लहरें नहीं होनी चाहिए, मन शांत होना चाहिए। दुनिया कितना भी उठा पुटक करे, मैं अंदर से उठा पुटक नहीं होने वाला, ऐसे भाव होने चाहिए। तभी होगा जब हम आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे। तीनों का जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, सिर्फ आसन ही आसन, बढ़िया से बढ़िया आसन कर लो तो मन से शांत नहीं हो सकते। मैं लिखा के बोल सकता हूँ, मन से शांत होने के लिए तो प्राणायाम ही करना पड़ेगा। और आध्यात्म का विकास करने के लिए तुमको ध्यान ही करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, ध्यान को अलग कर दिए, प्राणायाम को अलग कर दिए, आसन को अलग कर दिए। तीनों अलग नहीं है, तीनों एक ही है। ठीक है, तो मेरा यही है कि मुद्रा तो चाहिए सबको, लेकिन हॉनेस्टली होना चाहिए। आप किसी को दो, मैं तो बोलता हूँ 5 दिन में आराम नहीं आए तो मेरे पास मत आइए, स्पष्ट बोलता हूँ। तो ठीक है, हम हैं तो योग में इतना पावर है शिवन जी, इतना पावर है। आप तन से मन से किसी भी चीज का डेवलपमेंट योग के सिवा और किसी में नहीं हो सकता। सर इसी पे एक विषय आता है, मैं यही प्रश्न अनंत सर से भी पूछना चाहूंगा। अनंत सर, एक बात आती है हठ योग में, एक बड़ा अच्छा सा श्लोक आता है, केवलम राजयोगाय हठ योग उपदिश्यते। ये एक श्लोक है।
मुझे लगता है ये क्रक्स है हठयोग प्रदीपिका की। प्रकाश डालें सर इस पे। योग शिक्षक ये जानना जरूर चाहते हैं कि वास्तव में ये राजयोग अभी बचा है या नहीं बचा। जो केवलम राजयोगा हठयोग उपदिश्यते वाली जो बात थी, इसमें हठयोग तो एग्जिस्ट करता है नो डाउट, लेकिन क्या राजयोग अभी एग्जिस्ट करता है? और आज की क्या कहते हैं जो फंडामेंटल जो है सोसाइटी जो है हमारी, या जो इंट्रोवर्चुअल सोसाइटी है, यहाँ पे राजयोग की कोई महत्वाकांक्षा है? क्या राजयोग एग्जिस्ट करता है अनंत सर? क्या क्या आवाज आपकी नहीं आई? अच्छा, मैं फिर से रिपीट करता हूं सर। एक हठयोग प्रदीपिका में एक सूत्र आता है, केवलम राजयोगाय हठयोग उपदिश्यते, एक ये सूत्र आता है। अब हठयोग प्रदीपिका का हो सकता है ये क्रक्स हो। जब हम बात करते हैं हठयोग की, तो हठयोग तो एग्जिस्ट करता है आज की सोसाइटी में नो डाउट, लेकिन क्या राजयोग कहीं एग्जिस्ट करता है? शिवम मिश्रा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे लग रहा है सर टेक्निकल थोड़ा सा आपका इंटरनेट स्लो है। ये प्रश्न में आपको आ रही तो आप बात करिए। हाँ ठीक है। हाँ ढाकाराम सर, इस प्रश्न का उत्तर आप देवें। बताइए बताइए, मैं सुन रहा था। हठयोग और राजयोग के बारे में आपने मुझे बोला। सबसे पहले तो राजयोग हठयोग दोनों अलग नहीं है, इस चीज का आप मान लीजिए। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता, दूसरे के बिना पहला नहीं चल सकता। हमारा तो ठीक है ना? ठीक है, तो इसीलिए राजयोग को अलग नहीं। और अभी भी हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों में होंगे, हमें पता नहीं, अलग बात है, जो उस चीज को फील करते हैं। तो वो स्टार्टिंग है, एंड है। तो जहाँ समाधि की बात करते हैं वो कौन सा है? तो राजयोग की बात करते हैं। जब हम स्टार्टिंग की बात करते हैं, आसन हठयोग की बात करते हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और दोनों नहीं है तो हम बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। हठयोग वाले के बाद राजयोग नहीं है तो हम लोग सही प्रकार से उसका क्या कहते हैं, साधना नहीं कर रहे, मैं कह सकता हूँ। क्योंकि जब हम राजयोग की बात करते हैं तो जैसे राजयोग वाले हठयोग की बात ही नहीं करते। मैं ब्रह्म कुमारी के पास जाता हूँ तो सिर्फ वो राजयोग की बात करते हैं। आपने ब्रह्म कुमारी का नाम सुना है ना? वो सिर्फ राजयोग का बात करते हैं, हठयोग का बात ही नहीं करते। और हठयोगी राजयोग का बात ही नहीं करते। मैं राजयोग वाले को पूछना चाहूंगा, तुम्हारा घुटने में दर्द होगा तो याद किसकी आएगी तुमको? बताओ मुझे। शिवम जी, जी सर, सिर में दर्द होगा तो याद के राजयोग की याद आएगी क्या आपको? नहीं बिल्कुल नहीं। तो खुद आप ढूंढोगे डिस्प्लिन कहाँ रखी है, सारी टन कहाँ रखी है, हेडेक। तो जब तक सिर है, दर्द है, तो मानता है कि सिर भी मेरे पास है। जब दर्द चला जाता है तो आदमी भूल जाता है। तो दोनों अलग नहीं है। हमको दोनों के साथ राजयोग वालों को हठयोग का अभ्यास करना चाहिए, जो हठयोगी उनको राजयोग का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए मैंने आपको कहा ना, लाइक ध्यान क्या है? राजयोग का पार्ट है। आसन क्या है? हठयोग का पार्ट है। और प्राणायाम क्या है? दोनों का वो क्या कहते हैं ना, ब्रिज। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने के लिए क्या चाहिए? पुल चाहिए। तो प्राणायाम पुल का काम करता है, हठयोग आसन का काम करता है, और राजयोग उधर का। तो तीनों का कॉम्बिनेशन हो जा, बस जरूरी है। सर मैं फिर वापस, अनंत सर अब मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? हाँ जी। एक प्रश्न है सर जो योग अध्यापक जानना चाहते हैं। आज योगा में कोई सरकारी तौर पे या संगठनात्मक तौर पे कोई भी ऐसा संगठन या गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ऐसा जनरेट नहीं हो पा रहा है सर, क्योंकि आप इसमें काफी आगे तक हैं, पहुंचे हुए हैं, और आप इसमें बहुत अच्छी पहुंच भी रखते हैं। तो सर जो पीछे योग अध्यापकों का एक बहुत बड़ा समूह है, लगभग 20-25-50 हजार जो भी हो, वो ये जानना चाहते हैं सर कि योग में क्या क्या संभावनाएं हैं जहां पे जॉब जनरेशन की जा सकती हो, ताकि जिन्होंने योग की शिक्षा ग्रहण की वो कहीं ना कहीं अपने आप को सुटेबल पाए इस फील्ड में आके। अगर हम योग को एक फील्ड माने, जैसा ढाकाराम सर ने इसको एक आध्यात्मिक करार दिया है, इसके अगेंस्ट में यदि हम इसे एक बिजनेस फील्ड भी माने, एक ऐसी फील्ड भी माने जहां पे आप अर्निंग करते हैं, तो यहाँ पे जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब अपॉर्चुनिटी की क्या संभावनाएं है सर? देखिए, ये मैं लगभग 95 से आयुष मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूं, चाहे वो सरकार किसी की भी हो और कुछ भी हो, क्योंकि सूर्या फाउंडेशन के चेयरमैन जयप्रकाश अग्रवाल जी और यहाँ की जो विचारधारा है, हम शुरुआत किए थे नेचुरोपैथी योग का काम
केवल ये नेचुरोपैथी योग का ज्ञान घर घर तक पहुंचे। जो महात्मा गांधी का भी सपना था, नेचुरोपैथी योग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर इसका ज्ञान सबको मिलेगा तो हर व्यक्ति, जो आज प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य आत्मनिर्भर रहने के लिए योग और नेचुरोपैथी, स्पेशली नेचुरोपैथी बहुत जरूरी है। इसलिए गांधी जी ने भी कहा था, क्योंकि गांधी जी का 150वीं जयंती वर्ष है और लॉकडाउन के कारण वो सभी एक्टिविटी हो नहीं पाए। मैं उस समय से जानता हूं, यानी ये सपना गांधी जी का था, स्वास्थ्य के प्रति लोग स्वावलंबी बने और हर व्यक्ति योग, नेचुरोपैथी या ट्रेडिशनल मेडिसिन का प्रयोग करके स्वस्थ रहने की कला। और मैं 95 से देख रहा हूं, उस नेचुरोपैथी योग वाले लोग थे, लेकिन सरकार में योग नेचुरोपैथी के बारे में कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं थी। और इसके पीछे एक रीजन भी है, मैं स्पेशली आज उल्लेख करना चाहूंगा। केवल नेचुरोपैथी योग ही ऐसा चिकित्सा पद्धति है या व्यक्ति को स्वस्थ रहने की एक साइंस है जिसमें दवा किसी प्रकार का प्रयोग नहीं होता। इवन आयुर्वेद में भी आयुर्वेदिक दवा यूज करना पड़ता है, आयुर्वेद का मेडिसिन बनाना पड़ता है, खर्च आता है, पैसे लगते हैं। इसी प्रकार का होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी में लगता है। लेकिन ये एक योग और नेचुरोपैथी ऐसा है, इसमें पैसे नहीं लगते और एक लॉबी ऐसी है, नेचुरोपैथी योग उस लेवल तक ना पहुंचे, जिसके कारण एलोपैथी या जो बिजनेस ओरिएंटेड मेडिकल साइंस है उसका काम कम हो जाए। एक चीज मुझे बहुत दिनों के बाद समझ में आ गई, और एक चीज समझाने के लिए मैं कई बार पार्लियामेंट गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मीटिंग किया, जिसमें आज के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी एक है। ऐसे कई लोगों को हमने बुलाया कि भाई आप सभी नेचुरोपैथी योग को मानते हैं, लेकिन आप आवाज बुलंद क्यों नहीं करते? क्या आप इस चीज को बढ़ाने के लिए कोई कठोर या स्ट्रॉन्ग स्टेप क्यों नहीं उठाते पार्लियामेंट हाउस में? तो इसके लिए कई हमने प्रयास किए और धीरे धीरे हर चीज करने के लिए मेहनत बहुत करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आप एक अच्छा उद्देश्य रख के आज योग शिक्षक संघ शुरुआत किए हैं, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन हम सब एक नहीं हो पाते, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो आज मुझे लगभग 24 साल हो गए, 24 साल से मैं देख रहा हूं, 24 साल के बाद कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। तो आज योग और नेचुरोपैथी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और योग नेचुरोपैथी का ज्ञान, महत्व आज के पहले के भी सभी प्रधानमंत्री को था। इसके बारे में, महत्व के बारे में जानकारी मुझे मालूम है। आज के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी बहुत ही विद्वान है, बहुत समझदार है। वो कई बार उस बात को, एक बार नहीं कई बार उन्होंने कहा है कि मैं 30 साल से एलोपैथी के प्रैक्टिस करने के बाद ये बड़े स्ट्रांगली कहता हूं कि आने वाले दिनों में नेचुरोपैथी योग का ही रहेगा, और नेचुरोपैथी योग के माध्यम से ही व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। एक जीवन शैली है, व्यक्ति को अगर स्वस्थ रहना है तो एलोपैथी, अन्य चिकित्सा भी महत्वपूर्ण योग और नेचुरोपैथी है। तो आज के डेट में वो सौभाग्य से WHO के भी चेयरमैन है, आज आप स्वास्थ्य मंत्री भी है, आज एक ऐसा प्रधानमंत्री भी है जो बातें हम करते हैं उस चीज को प्रैक्टिकली करने वाले एक प्रधानमंत्री भी है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आज योग और नेचुरोपैथी, इन दोनों के लिए स्वर्णीय युग जो बोलते हैं ना, गोल्डन समय है।
कि समय का सदुपयोग करने के लिए, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, इसका सदुपयोग करने के लिए एक संगठित रहना पड़ेगा, हमें एक होके आगे बढ़ना पड़ेगा। समस्या कहां पर होती है? अगर एक संगठन अच्छा काम करते हुए जा रहा है तो दूसरा और एक संगठन तैयार होता है, वो अपने एक छोटे से स्वार्थ के लिए, छोटे से अपने एक इंटरेस्ट के लिए वो अलग टाइप करेंगे, अलग टाइप का एक मूवमेंट करेंगे। इसके कारण काम करने वाला व्यक्ति भी ठीक नहीं करता और हमारी आवाज वह बुलंद नहीं होती। इसका फायदा दूसरे चिकित्सा वाले लेते हैं, लेते आ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और मुझे याद है जब मैं काम क्या करता था, आयुष मंत्रालय का टोटल बजट केवल 15 करोड़ था। आप विचार करिए, यानी योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद जितने भी है, इन सभी का मिला के साल का बजट रहता था 15-20 करोड़। और जिस समय 100 करोड़ हो गया उस समय हम बहुत खुश हो गए थे। देखो, आयुष के लिए 100 करोड़ रुपए मिल गए। आज कितना है? 50,000 करोड़ से भी ज्यादा है, यानी विच इंक्लूडिंग द मेडिसिनल प्लान बोर्ड वगैरह वगैरह सभी आ गए। यानी टोटल आयुष का बजट हर प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं तो 50 करोड़ से भी ज्यादा है। आज और एक अपॉर्चुनिटी मैं कहना चाहूंगा, आयुष्मान भारत में जो सरकार चाहती है कि स्वास्थ्य सेवा हर व्यक्ति तक पहुंचे, कैसे पहुंचेगी? मॉडर्न मेडिकल साइंस के माध्यम से पहुंचेगी? नहीं पहुंच सकती। इसके लिए जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, इसी के माध्यम से हम स्वास्थ्य को घर घर तक पहुंचा सकते हैं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत केवल एलोपैथी सिस्टम था। पिछले साल नेचुरोपैथी डे के उपलक्ष्य में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी आए थे। उनको हमने निवेदन किया था कि नेचुरोपैथी, योग या आयुष को भी आयुष्मान भारत के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि आयुष्मान भारत देश का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य की योजना है। इतनी बड़ी योजना नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया है। तो आप विचार करिए, वो इंक्लूड हो गया, यानी वहां पर कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी? योग शिक्षक की, योग थेरेपिस्ट की, योग रिसर्च की। हर जगह पर जहां जहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है वहां तक नेचुरोपैथी योग के डॉक्टर बोलो या उपचारक बोलो, शिक्षक बोलो या टीचर बोलो, नाम कुछ भी दो। आज थोड़ा नाम के चक्कर में भी झगड़ा है। नेचुरोपैथी में भी है, योग में भी है। इसके पहले क्वालिटी कंट्रोल QCI के माध्यम से योग को रजिस्ट्रेशन करने का काम शुरू किया था। आज वही योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बन गया। तो उसके माध्यम से अलग अलग लेवल पर वो झगड़ा किस चीज का है कि मैं बड़ा, तू बड़ा, तुझसे बड़ा मैं। इस कारण इसका फायदा इवन मैं कहना चाहूंगा आयुष मंत्रालय में भी हो सकता है। कोई नहीं चाहेंगे अभी योग नेचुरोपैथी में झगड़ा लगाकर अन्य सिस्टम को फायदा हो रहा है, और आप ऐसे ही रहेंगे, इसका फायदा जरूर अन्य आयुष के सिस्टम लेंगे और नेचुरोपैथी योग ऐसे ही रहेगा। सर एक बड़ा सवाल आ रहा है इसी आज गवर्नमेंट की तरफ से योगा वेलनेस सेंटर हो या अलग अलग स्टेट में इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल्स हो या इस आयुष्मान भारत में नेचुरोपैथी योग को जोड़ने की बात हो, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर एक बड़ा सवाल है इसके इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, आपके सभी के चेहरे के ऊपर जो मुस्कान है, आप विचार करिए 25 साल के लिए ढाकाराम जी कहाँ थे? इवन बड़े बड़े लोग, ढाकाराम जी हम तो मित्र है, तो आज योग नेचुरोपैथी को
इम्पोर्टेंस मिला है, इसीलिए इतने सभी योगी तैयार हो रहे हैं। इसीलिए हमारे बच्चे भी चाहते हैं कि पापा हम योग में डिग्री कोर्स करना चाहते हैं, हम नेचुरोपैथी का डिग्री करना चाहते हैं। तो ये किस लिए आ रहा है? तो मुझे याद है 15 साल पहले, 20 साल पहले एक भी नेचुरोपैथी का डिग्री कॉलेज नहीं था। तो आज डिग्री कॉलेज नेचुरोपैथी में एडमिशन के लिए सीट नहीं है। आज मांग पूरा वर्ल्ड के सभी एम्बेसीज में हमारे योग के शिक्षक काम कर रहे हैं। तो आप विचार करके देखिए, योग के लिए इस सरकार ने कितना इंपॉर्टेंस बढ़ा दिया, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया। इस प्लेटफॉर्म को अगर हम सही ढंग से लेके नहीं जाएंगे तो इसका फायदा होने वाला नहीं। सर एक बड़ा सवाल आ रहा है इस समय, हमें ये समझना है, जब हम बात करते हैं किसी सर्टिफिकेशन बोर्ड की या किसी YCB या QCI जैसे चीजों की, तो क्या आप दोनों, मेरे जो भी आज के अतिथि हैं ढाकाराम सर और आनंद सर, आप दोनों लोग जब हम बात करते हैं किसी सर्टिफिकेशन बोर्ड की, तो क्या एक ऐसा एक सार्वभौमिक रेगुलेटरी बॉडी नहीं होनी चाहिए जो सारे विषयों पे एक बहुत एक क्या कहते हैं न्यायोचित व्यवस्था के द्वारा लोगों का सिलेक्शन करे, लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, और जो भी रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज को एक्युमुलेट करके उनका डेप्रिशिएट करे, उनको बांटे लोगों के बीच में, उनको सर्वाइव करे इस तरीके से। ऐसे में योगा सर्टिफिकेशन बॉडी या एक रेगुलेटरी अथॉरिटी या रेगुलेटरी बॉडी, इसमें मैं चाहूंगा आप दोनों लोग एक एक विवेचना दे। सर आनंद सर आपसे शुरू करते हैं। शिवम जी, ये रेगुलेटरी बोर्ड की बात आपके दिमाग में आज क्यों आ रहा है? क्योंकि सरकार उस दिशा में काम कर रही है। अगर काम ही नहीं करती, आपके दिमाग में रेगुलेटरी शब्द भी नहीं आता। कोई भी काम करना है, आपको पता है सरकार में काम करने का सिस्टम जो अलग होता है, जैसा आप और हम सोच रहे हैं ऐसा काम नहीं होता। तो QCI बनाया, QCI में क्या दिक्कत आ गई वो देखते हुए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया। अभी जैसा और काम करते करते उनके समझ में आएगा, अरे नहीं, पार्लियामेंट में पास कर एक रेगुलेटरी बोर्ड होना चाहिए, तो वो भी बनाएगी। जैसा अभी होम्योपैथी का बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, आयुर्वेद का भी बिल क्या बोलते हैं अमेंडमेंट करके पास किया है, उसके साथ ही नेचुरोपैथी योग के लिए भी रेगुलेटरी बोर्ड बन जाता। लेकिन ये नेचुरोपैथी और योग, इसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं, ऐसा एक सोचकर, हो सकता है वो गलत भी हो सकते हैं, या मैं जो सोच रहा हूं मैं भी गलत हो सकता हूं, लेकिन सरकार का कहना ये है नेचुरोपैथी योग में मेडिसिन नहीं है किसी प्रकार का, ये ड्रगलेस है, इसीलिए इसका एक सेपरेट बिल होना चाहिए। और सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि ये सेपरेट एक बिल नेचुरोपैथी योग का आएगा। लेकिन कोई भी चीज होता है, जैसा इंटरनेट है, मोबाइल है, उसके एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। ऐसा अगर एक्ट आएगा तो एक्ट आने के बाद उसके साइड इफेक्ट भी रहेंगे, जो अभी धड़ल्ले से कभी योगाचार्य है ना, और कोई योग में ये वो बोलते हुए घूमता है, तो रेगुलेटरी बोर्ड आएगा, एक्ट आएगा इसके लिए सेपरेट, तो नियम बनेंगे, वो ऑल ओवर इंडिया में लागू हो जाएंगे, जिसके कारण आज के डेट में कई लोग बिना योग के ऑफिशियल या ऑथेंटिक कोर्स नहीं करते हुए भी जो योग के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, उनके ऊपर अन्याय हो सकता है। और यही प्रकार नेचुरोपैथी में भी है। नेचुरोपैथी का भी नेचुरोपैथी सर्टिफिकेशन बोर्ड बना है, अभी सरकारी तंत्र है, सरकार अपने हिसाब से अलग अलग लोगों को कमेटी में लेगी, लेना तो उनको 5-6 लोगों को रहता है, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमारा नाम नहीं है, हमारा कंट्रीब्यूशन इतना है, भाई उनको लेना है 7-8 लोगों को। अभी योग के लोग आप इतने हैं, योगा सर्टिफिकेट बोर्ड में कितने लोगों को लेंगे? तो आज के डेट में भी जिनको भी लिए है, देखो विरोधाभास तो वहां पर भी अभी भी हो सकता है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड में भी इतने अच्छे लोग हैं, उसके बावजूद भी उस योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के विरोध में बात करने वाले कई लोग मिलेंगे। तो हर व्यक्ति को सरकार सेटिस्फाई नहीं कर सकती है, या योग शिक्षक संघ सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। तो जो भी सरकार करिए, और आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर रेगुलेटरी
बोर्ड, क्योंकि अब ये बात जो रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में आप कर रहे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 80% योग के फील्ड में काम करने वाले लोगों को ये मालूम ही नहीं होगा रेगुलेटरी बोर्ड होता क्या है, इसके फायदे नुकसान क्या है उनको मालूम नहीं है। आज के डेट में तो मस्त ढाकाराम जी के साथ लगभग 800 या 1000 लोग शिक्षक बने होंगे, उनके पास कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं वो योग के क्षेत्र में इवन ढाकाराम जी से भी अच्छा काम करने वाले एक 10 योग टीचर तो होंगे जरूर। नेचुरोपैथी में भी ऐसी बहुत है। तो ये रेगुलेटरी बोर्ड का जो खेल है, सरकार को भी लगता है, हमें भी लगता है कि भाई योग नेचुरोपैथी, क्योंकि गांधी जी भी ये नहीं चाहते थे कि कोई नेचुरोपैथी के लिए कोई कानून के अंतर्गत ही आए। जिस दिन कानून के अंतर्गत आ गया, बंधन आ गए, नियम लागू हो गए, उसके लिए प्रधानमंत्री भी फिर चेंज नहीं कर सकते, कोई कानून काम नहीं करेगा। एक सर थियरी तो मुझे इसके फायदे भी है, नुकसान भी है, लेकिन सरकार अभी उस दिशा में बहुत आगे तक पहुंच गई है। तो नेचुरोपैथी योग के लिए जरूर एक गाइडलाइन जो रेगुलेटरी बोर्ड बोल रहे हैं या रेगुलेटरी अथॉरिटी बोल रहे हैं। एक बड़ा प्रश्न आ रहा है ढाकाराम सर, मैं ढाकाराम सर आपसे प्रश्न एक पूछना चाह रहा था। एक बहुत बढ़िया थियरी है लेव विगोत्स्की की, ये एक रशियन एजुकेशनिस्ट हुए हैं, उनके सामने उन्होंने अपनी एक थियरी दी, थिंग्स कैन नॉट डू, थिंग्स कैन डू और ट्रांजिशन। ये लेव विगोत्स्की की थियरी है। उन्होंने बताया सर, जो उनकी थियरी है उनकी पुस्तक में, वो मैं बता रहा हूँ सर, रेफरेंस दे रहा हूँ। उन्होंने बताया कि हर एक प्रारूप में शिक्षक या शिक्षण मतलब एजुकेशन और एजुकेशनल टीचर और एनी इंस्ट्रक्टर कोई भी हो, उसके सिलेक्शन का एक प्रोसीजर होना चाहिए बड़ा नियमित। जब हम इसी थियरी को इंडियन एप्लायंसेस में अप्लाई करते हैं तो हम ऐसा प्राप्त करते हैं कि देखते हैं कि क्या होता है कि जो भी ऐसी सर्टिफिकेशन बोर्ड या बॉडी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम नियमित लोग को ले तो पाते हैं, लेकिन उसका प्रारूप नीचे वाले लोग जो है ना सर, जो जैसे आपके भी मान लीजिए 5000 1000 2000 जो भी टीचर्स हैं, या जो सपोज कीजिए किसी कहीं भी संस्था से पास हुए बच्चे हैं, वो नहीं प्राप्त कर पाते सर। या तो वो पीएचडी करके योगा क्लास लेते रहे, उनको सेलेक्ट होने का ना ही उनके पास एसएससी में कोई अपॉर्चुनिटी है, ना ही किसी अपॉर्चुनिटी, या सर्टिफिकेशन बोर्ड में भी अगर उन्हें जाना हो तो उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है सर। तो यहाँ पे लेव विगोत्स्की की थियरी तो सर नल एंड वॉइड हो गई इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। प्रकाश डाले सर। शिवम जी, कहना लिखना होना बहुत अलग अलग बातें हैं। लिखने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता ना, बोलो सच बोलो, सच बोलने में पता चलता है ना। तो पीएचडी करके भी क्या प्रारब्ध लेके आया उसका इम्पोर्टेंट है। तो कुछ प्रारब्ध होते हैं हमारे जो पीछे से लेके आते हैं। तो हम लोग हर किसी का, एक आपने कहा पीएचडी करके योगा करेगा, उससे प्रारब्ध वासे हैं। आज मैं किसी से किसी का कंपेयर नहीं कर सकते शिवम जी। जब हम कंपेयर करते हैं तो स्ट्रेस आता है, हम लोग हमेशा कंपेयर करते हैं। मैं कहता हूं, अभी आप लोग कह रहे थे, आप कह रहे थे कि अलग अलग लोगों को मिलाना एक हो जाए, मगर हम एक कभी नहीं हो सकते, अनेक में एक हो सकते हैं। आप घर के 2 जनों को मिला के दिखा दो मेरे को, आपके घर में 4 मेंबर है, 4 मेंबर को अपने हिसाब से ढला के दिखा दो, बदल सकते हैं क्या? पत्नी पति को नहीं बदल सकती सारा उम्र रहने के बाद, और पति पत्नी को नहीं बदल सकता सारा उम्र रहने के साथ, और हम बोलते हैं दुनिया को बदल देंगे। अरे भैया तुम खुद को बदल लो, बहुत अच्छा है। तो मैं कहता हूँ अपनी साधना करो, अपना प्रैक्टिस करो, ठीक है, और दुनिया क्या करता है छोड़ो, आप अच्छा करो और दुनिया आपको देख के अपने आप अच्छा करने लगेगी, ऐसा मेरा मानना रहता है। मैं बहुत सारी थ्योरी में नहीं जाता, मैं प्रैक्टिकल बहुत जी। सर जिज्ञासा से एक शिक्षा की थियरी थी सर, अनंत सर से इस विषय पे लेना चाहूंगा। अनंत सर, ये शिक्षा का एक विषय था। शिक्षा चूंकि ऐसा विषय है जहाँ पे कहीं ना कहीं थियरीज की बहुत महत्वाकांक्षा है। योग भी एक वोकेशनल कोर्स पे, अब तो ये बहुत हद तक एकेडमिक कोर्स के तौर पे भी जाना जा रहा है। तो ऐसे में जो वोकेशनल कोर्स है, सपोज कीजिए कि किसी ने ग्रेजुएशन किया योग में, मास्टर्स किया, या नेचुरोपैथी में उसने ग्रेजुएशन मास्टर्स किया, तो उसकी अपेक्षा तो ये होगी ना सर कि वो कहीं ना कहीं एक सरकारी नौकरी प्राप्त करने के योग्य हो। अब कई बार ऐसा होता है कि मास्टर्स इन योगा का व्यक्ति बहुत सारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा ही नहीं कर पाता, तो ऐसे में वो अपनी जॉब को कहां से पाएगा सर?
वो सर्टिफिकेट, ये ऐसा जो बॉडी की हम बात कर रहे हैं रेगुलेटरी बॉडी, ये एटलीस्ट ये तो निर्धारित करा पाएगी कि वास्तव में कोई ऐसा संस्थान है जो हमारे विषय में सोच रहा है। जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है एसएससी, या डीएसएसबी बोर्ड जो है, या जो भी स्टेट बोर्ड्स है, ये अपने ग्रेजुएट लोगों को, या फिर एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हो या किसी भी विषय से हो, उनके विषय में सोचता तो है, एटलीस्ट एक जॉब तो निकालता है। लेकिन योग शिक्षकों के लिए क्या सर, एक नोटिफिकेशन आता है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा कि 12 दिन के शिक्षकों को 12 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उनको प्लॉट कर दिया जाएगा एज अ योगा टीचर। तो ऐसे में सर बाकी के जो योग अध्यापक है उनके पे तो प्रश्न सर, उनके पे तो कुठाराघात लगेगा ना सर। तो सर जानना चाह रहा था मैं कि इस विषय को किस प्रकार से प्रारूपित किया जा सकता है। अनंत सर। लग रहा है थोड़ा सा टेक्निकल थोड़ा सा एरर है। नवीन सर आप इस विषय पे थोड़ा सा प्रकाशपात करें। देखिए शिवम जी, जहाँ तक रेगुलेशन बॉडी की बात है, ये योग हो या कोई भी विषय के तौर पे अगर हम स्थापित करते हैं एकेडमिक्स में। आपका प्रश्न जी हाँ, आपको रिपीट करना पड़ेगा प्रश्न शॉर्ट में। हाँ जी, मैं फिर से रिपीट करता हूं सर। प्रश्न मेरा ये है कि जैसे दूसरे संकाय जितने भी हैं, जैसे विज्ञान है, जैसे कला है, या कृषि है, या कॉमर्स है, इन सारे संकायों का कोई ऊपर ऐसा तो बैठा है बोर्ड जो इनको जॉब, गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करा सकता है। लेकिन योग के ऊपर ऐसा कोई संकाय नहीं है जो, देखिए सर, सांख्य दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, ये अपने ना ही वोकेशनल कोर्सेज में है और ना ही आपके एकेडमिक कोर्सेज में। लेकिन जो कि योग का दर्शन अभी वोकेशनल कोर्स भी है और एकेडमिक कोर्स भी है, तो इसके लिए एक ऐसी बॉडी तो होनी चाहिए जो इनके बच्चों को, जिन्होंने ग्रेजुएट किया, जिन्होंने मास्टर्स किया, उनको जॉब प्रोवाइड करा सके एटलीस्ट गवर्नमेंट एरिना पे। कुछ सरकारें हैं सर, सरकार को खैर छोड़ देते हैं, वो तो एक अन्यत्र विषय है, जैसा डाकाराम सर ने कहा। लेकिन यदि हम देखते हैं तो 12 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, और उन 12 या 15 दिन के लोगों को प्लॉट कर दिया जाता है एज अ योगा इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट के द्वारा। सर इतना बड़ा स्टेप सर, कैसे योग के अध्यापक होते हुए, आप जैसे विभूति होते हुए इस चीज को कैसे देख सकते हैं सर, या कैसे देखते हैं, ये योग अध्यापक जानना चाहते हैं सर, प्लीज। सुन पा रहे सर आप मुझे? अभी मुझे इसका पूरा प्रश्न तो समझ में नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आवाज आ गई थी। इसका उत्तर मैं दे सकता हूं, लेकिन क्या प्रश्न थोड़ा अभी कैसा आवाज? प्रश्न मैं फिर से बताऊं क्या सर? सर आप सुन पा रहे हैं तो? नहीं नवीन सर आप इस प्रश्न। हाँ जी भाई साहब। हाँ हाँ ठीक है सर। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि सारे एजुकेशनल जितने भी मॉड्यूल होते हैं, जैसे कॉमर्स है, जैसे एग्रीकल्चर है, जैसे आर्ट है, जैसे साइंस है, इन सबका एक ऊपर बोर्ड तो है, एसएससी है, यूपीएससी है, या फिर आप देख लीजिए स्टेट बॉडीज है, डीएसएसबी है, ऐसे बोर्ड्स है जो इनके जॉब को फुलफिल करने के लिए अपनी सारी कैपेबिलिटीज को पुट ऑन कर देते हैं। लेकिन योगा में सर, योगा के बच्चों के लिए ऐसा कोई इनका माई बाप नहीं है सर ऊपर। जो बॉडीज है, जैसे वाईसीबी की जो बात कर रहे हैं सर, मैं आपको बताऊं, अभी थोड़े दिन पहले मुझे खुद को कॉल आई थी, एक प्राइवेट लिमिटेड संस्था ने फोन किया और मुझे बोला आप मुझे 10,000 रुपए दीजिए, मैं आपको अपना वाईसीबी का पार्टनर बनवा दूंगा ऊपर से। सर ये अगर ये हमारी अपेक्षा है, फिर तो सर हमें नल एंड वॉइड है सर। ऐसे में क्या है सर, क्या इसका विवेचन क्या है सर? इसको समझने के लिए जहां पर पानी है ना, वहां पर कीचड़ रहता ही है। जहां पानी रहेगा वहां पर कीचड़, कीचड़ ही बोलते हैं ना, कीचड़ अगर नहीं है ऐसा हो नहीं सकता। तो जो भी गवर्नमेंट हो चाहे हम हो, कोई भी काम करेंगे कुछ ना कुछ कमियां रहती है। माइंड में हमें एक क्लियर रखना चाहिए, क्योंकि योग भी जैसा बाकी डिपार्टमेंट, बाकी साइंस की बात कर रहे हैं, बीए, बीकॉम, सीए या इंजीनियर या जो भी डेंटल वगैरह, तो उनके लिए अलग अलग जगह पर नियम है, उसके हिसाब से चलता है। क्योंकि भैया उसके लिए पार्लियामेंट से बना हुआ कानून है और उस सिस्टम का डेवलपमेंट बहुत हो चुका है। आयुष के बाकी हॉस्पिटल 7,000 हॉस्पिटल्स है, कॉलेज है 7,000, और डॉक्टर्स कितने होंगे?
आप विचार करो। और इसके ऑलरेडी देश में हर जगह पर हॉस्पिटल्स है। अभी योग नेचुरोपैथी के अभी स्टार्ट हो रहे हैं। और आज के डेट में समस्या है, ये वाईसीबी हो या एनसीबी हो या इसके लिए आने वाले दिनों में अगर हम मजबूत रहेंगे तो आने वाले दिनों में एक मजबूत एक्ट बनेगा। अगर ये नहीं रहेगा, आपको पता होगा, मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ हेल्थ, इसने निर्णय लिया था, यानी वो पावरफुल, इज मोर पावरफुल देन प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि कमेटी सर्वश्रेष्ठ होती है। उस कमेटी में तय होने के बाद, नीति आयोग की कमेटी ने बोलने के बाद भी सरकार ने नेचुरोपैथी योग को उसमें डाला नहीं। तो ये सभी कुछ बातें, कुछ काम ऐसे होते ही इतना जल्दी नहीं होते। इसको समझने के लिए, इसको लाइन पे लाने के लिए बहुत बड़ा संगठन और संगठित होके आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। तो जैसा ये वाईसीबी वगैरह बना है, देखो मैंने कल ही देखा 15 अगस्त के दिन योग थेरेपिस्ट के 5 पोस्ट निकले और देश भर में इतने जगह पर इंस्टीट्यूट जो नेचुरोपैथी योग के बन रहे, या हर आयुष का इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल मैंडेटरी कर दिया। हर जिले में इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल बनेगा, उसमें केंद्र और राज्य का पार्टनरशिप में रहेगा। 80%, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत 80% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देगा और 20% फंड और लैंड स्टेट गवर्नमेंट देगा। तो कई जगह पर जहां जहां भी ये काम शुरू हो गया, आज देखो कितने साल हो गए, 4, 5, 6 साल हो गया, अभी तक भी प्रैक्टिकल में कोई हॉस्पिटल शुरू नहीं हुआ। दिल्ली में रोहिणी में जो नेचुरोपैथी योग का हॉस्पिटल शुरू हुआ, वो इसीलिए प्रैक्टिकली जल्दी शुरू हो गया क्योंकि वहां पर रेडीमेड एमसीडी की बिल्डिंग हमने लिया है। तो गवर्नमेंट में बिल्डिंग बनना, टेंडर होना, उसके अंदर कितने प्रॉब्लम होते हैं आप विचार करके देखिए। तो पूरे देश भर में इस प्रकार के हॉस्पिटल बनेंगे तो सभी को जॉब भी मिलेगा, सभी को लेकिन इसके 12 माध्यम दिन से 12 दिन की ट्रेनिंग के बाद से किसी योग टीचर को अप्लाई किया जाए, ये कहाँ तक न्यायोचित है सर? कौन सा 12 दिन या 15 दिन की ट्रेनिंग देके और योग के 12वीं क्लास जो बच्चे पास हो चुके हैं उनको 15 दिन की या 12 दिन की ट्रेनिंग देके और आयुष के ऐसे चिकित्सालयों में एज अ योग शिक्षक डिप्लॉय करना, ये कहाँ तक न्यायोचित है सर? ये कहां पर हुआ है, एक बार बता देना उदाहरण के लिए। ये उदाहरण के लिए सर, उत्तर प्रदेश में अभी थोड़े दिन पहले इस विषय पे बहुत चर्चा हुई है कि आयुष ने 12 या 15 या 1 महीने की ट्रेनिंग, लगभग इतनी ही, इससे ज्यादा नहीं, इसी के आसपास की ट्रेनिंग देके और योग शिक्षकों को अप्लाई, यानी वहां पे बोला है कि वो एज अ टीचर वहां पे जाके जॉब करेगा, योगा सिखाएगा, जो योगा ट्रेनर के तौर पे जो वहां पे डिप्लॉय करना है सर। देखो गलती तो कहीं पर भी हो सकती गवर्नमेंट की कोई गलती हो गई होगी। मुझे मालूम है जब आयुष के सेक्रेटरी मुकेश मेश्राम जी थे, मुझे उन्होंने एक कमेटी में लिया था नेचुरोपैथी योग के लिए, और मैं कहना चाहूंगा उसके बाद ही उत्तर प्रदेश के योगा वेलनेस सेंटर में योग टीचर की नियुक्ति हुई थी, क्योंकि वो काबिल सेक्रेटरी था। उस सेक्रेटरी के कारण, देखो एक व्यक्ति के कारण, पहले भी योगी सरकारी थी, मंत्री जो भी दूसरा होगा उस समय या शायद वही होंगे, लेकिन उस एक सेक्रेटरी के कारण तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट में तो हो नहीं पाया, लेकिन मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में योगा टीचर वेलनेस सेंटर में अपॉइंट किए। और उनके ध्यान में ये आया, ये योगा टीचर केवल सैलरी तो हम देते हैं, चाहे कितना भी सैलरी दे, 20,000 दे या चाहे 1 लाख दे, सैलरी देते हैं, लेकिन इनसे काम पूरा 8 घंटे का ले नहीं पाते। इसीलिए उन्होंने एक स्कीम निकाला, आयुष आपके द्वार। अब देखो कितनी अच्छी इनिशिएटिव है, क्योंकि योगा टीचर गवर्नमेंट जॉब में है और केवल सुबह 2 घंटा योगा करके अपना काम धंधा, दूसरा काम धंधा करेगा वो। तो इसीलिए सेक्रेटरी साहब ने वो काम किया था,
आयुष आपके द्वार, यानी घर घर जाकर आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योग और अन्य चिकित्सा के बारे में या सामान्य स्वास्थ्य रहने की बातें सिखाने का काम मंत्रालय ने किया। हो सकता है 15 दिन का ट्रेनिंग देके कोई 1-2 केस हो सकते हैं, मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली, या 5-10 भी हो सकते हैं। ऐसा राजकारण तो थोड़ा थोड़ा होता है। अरे मैं मंत्री हूं, कौन देखने वाला है, चलो वो हो सकता है 1-2 जगह पर किए होंगे। लेकिन जहां तक मेरे जानकारी में है, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर HR नागेंद्र जी का भी और अन्य बहुत से लोग हैं, सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं। उत्तर प्रदेश में यादव जी है, वो यूनिवर्सिटी में काम करते, मिश्रा जी है, और भी लोग हो सकते हैं, जरूरी नहीं मैं सबको नाम से जानता हूं। अपना कंट्रीब्यूशन होता है। तो उत्तर प्रदेश ने भी अच्छा काम किया। जहां पर गलती होती है वहां पर हमें संगठित होके जाना पड़ता है। प्रॉब्लम यहां पर ही आती है, जाएगा कौन, और जाएगा तो आपका सुनेगा कौन, उसके लिए भी तो चाहिए ना। जी 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 बिल्कुल, सब चीज चाहिए, और ऐसा चाहिए, मजबूत चाहिए, तभी आपकी बात सुनाई जाएगी। मुझे याद है पहले ISN सिस्टम जो मिनिस्ट्री का नाम था, हम या हमारे साथ INO के अन्य पदाधिकारी जाते थे। मुझे घटना याद है, सेक्रेटरी ने हमें बुलाया, 11 बजे का टाइम दिया और 1 बजे तक हमें अंदर ही नहीं बुलाया, और 1 बजे बोला जी साहब बिजी है, आप कल आइए। तो मेरे साथ जो व्यक्ति, जो एक्सपर्ट्स आए थे, उनका इतना इंसल्ट हो गया कि बोले योग नेचुरोपैथी का देखो हाल क्या है। तो ऐसे भैया बहुत ही मेहनत करते हुए, क्या बोलते, त्याग करते हुए, कॉम्प्रोमाइज करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी मैं देख रहा हूं, मेरे फेसबुक के ऊपर भी मैंने इसको शेयर किया था, डिप्लोमा का रजिस्ट्रेशन के बारे में हमारे कोई INO के कार्यकर्ता ने लिखा है। आज के डेट में ये मुद्दा हर जगह पर है। ये DNYS को अभी तक मान्यता सरकार द्वारा नहीं मिली। देखो ये प्रश्न अभी भी गलत कर रहे हैं। मान्यता डिप्लोमा का देने की विषय नहीं है। सरकार ने कोई डिप्लोमा खोला ही नहीं है। नेचुरोपैथी को मान्यता है, लेकिन गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन बनने तक जितने भी लोगों ने नेचुरोपैथी किया है, नेचुरोपैथी में कंट्रीब्यूशन किया है, उन सभी को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए हमें लड़ने की आवश्यकता है, और इन सभी को न्याय मिलने के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट की बॉडी बनने में तो बहुत समय लगेगा। कोई भी पार्लियामेंट में कोई बिल जाता है, वो बिल पास होने में कितना समय लगता है। और कई लोगों को खुशी हो रही थी कि नेचुरोपैथी योग उस पार्लियामेंट के बिल में आ गया है। उस मीटिंग में हमारे कई मित्र भी थे, मिठाई भी बांटी। अब बाद में पता चला कि नेचुरोपैथी योग उस बिल में नहीं है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं गवर्नमेंट में काम कैसा होता है। उसके लिए हमें किस प्रकार से संगठित होकर काम करने की आवश्यकता है, इतना डिटेल बोलने की जरूरत नहीं है। तो मैं अपेक्षा करता हूं, जो मुझे SMS भी आया है, उनका प्रश्न है, रजिस्ट्रेशन बोलो या उसको और कुछ नाम दो, कि उनको रिकॉग्नाइजेशन, जैसा योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहे, मतलब एक मान्यता दे रहे कि हाँ भाई तुम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के आप चिकित्सक है, ये योगा थेरेपिस्ट है, इस लेवल का रिकॉग्नाइज कर रहे। तो मुझे लगता है नेचुरोपैथी सर्टिफिकेशन बोर्ड कि आपने बाय चांस आज ही आपने ये सत्र रखा है, तो इसी विषय के ऊपर मेरा कल परसों से डिस्कशन चल रहा है कई लोगों से। तो मुझे SMS से भी वो याद आ गया। तो बहुत जल्दी ही नेचुरोपैथी सर्टिफिकेशन बोर्ड के माध्यम से सरकार न्याय दे रही है नहीं दे रही, ये हम देखेंगे। नहीं करेंगे तो हमें रास्ते पे आना पड़ेगा। और इस प्रकार का हमने 2003 में किया है। INO के चेयरमैन आदरणीय जयप्रकाश जी 20 दिन जल पे रहते हुए, उस समय भी हमारी BJP की सरकार थी,
इतने श्रेष्ठ व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय भी हमने नेचुरोपैथी के लिए 20 दिन का फास्टिंग करके आंदोलन करना पड़ा, राजघाट पर आंदोलन करना पड़ा। उसमें सभी लोग आए, रूलिंग पार्टी के अटल जी के सरकार के मंत्री भी उस आंदोलन में आके समर्थन दिए। आज जो राष्ट्रपति जी है वो भी रहे, श्रीपाद नाइक जी भी रहे, हर्षवर्धन जी भी रहे, तो बड़े बड़े लोग उसमें। तो इतना बड़ा एक स्ट्रॉन्ग काम करना पड़ेगा। केवल हम वेबिनार करके हमें लगेगा कि हम बहुत काम कर रहे, सोच तो सबकी अच्छी रहती है, मैं बता दूं, गड़बड़ नहीं होती, काम करते करते गड़बड़ होता है। जी जी जी, पहले सभी का अच्छा ही रहता है। जी सर, काम करते करते व्यक्ति को नेगेटिव पॉजिटिव सभी चीजें सीख लेता है, और सीखने के बाद फिर ये दूसरे ट्रैक पे जाके काम करता है। तो आज मेरी हिंदी उतनी परफेक्ट नहीं है, तो नेचुरोपैथी योग के लिए नाजुक स्थिति है। यही प्रश्न मेरे बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ भी परिचय है, और एक छोटा कार्यकर्ता है उसके साथ भी परिचय है, संबंध है। जी 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 सर, तो एक प्रश्न मैं ढाकाराम सर से यहीं पे बस एक प्रश्न मैं पूछना चाह रहा था। ढाकाराम सर, आप सुन पा रहे हैं सर? मैं सुन रहा हूँ सर, हमारा टाइम हो गया शायद, बताइए। अच्छा, बस सर एक अंतिम सवाल, इसके बाद में तुरंत हम लोग इसे समाप्त करेंगे। सर आजकल जैसा सर ने, आनंद सर ने बताया अभी, योग में सर, योग की अपनी भी बहुत सारी बीमारियां हैं सर। जैसे आप समझ रहे हैं, योग की अपनी बीमारियां हैं सर। योग चलिए राजनीतिक स्तर पे या अन्य स्तरों पे तो बहुत अच्छा है, लेकिन योग की जो बीमारियां हैं, जैसे सर बियर योगा, जैसे सर इस तरीके की, जो आप समझ रहे हैं सर बहुत अच्छे से, मैं नाम तो नहीं ले सकता योग भाई साहब, ऐसे प्रॉब्लम बहुत है। देखो, मेरा संपर्क देश के 30 राज्यों में है। मैं 30 राज्यों के योगा नेचुरोपैथी के लोगों को जानता हूँ। देश के 500 डिस्ट्रिक्ट में काम है, चाहे छोटा होगा बड़ा होगा। ये तो बीमारियां ना बहुत है। हाँ सर, यही प्रश्न तो सर ये बातें ना वो डॉक्टर लोग भी समझते हैं सर, यही प्रश्न हमारे जो डॉक्टर बैठे हैं ना वो समझते हैं। जी सर, ढाकाराम सर, आप सर कुछ कह रहे थे सर? देखिए सर, मैं ये सब चीजें नहीं जानता, मैं तो ये कि योग जानता हूँ जो आपको परम आनंद की प्राप्ति कराए। ठीक है, बाकी सब फालतू चीजें हैं। बियर से अगर आनंद आता या नशा से आनंद आता तो वो क्षणिक है। क्या है? क्षणिक है। और मैं उस आनंद की बात करता हूँ जो अल्टीमेट तुम्हारे साथ रहे। योग वो है जो तुमको हमेशा होश में रखे, बेहोशी में नहीं। ये सब चीज आपको बेहोश रखता है। तो मैं सभी को ये कहना चाहूंगी, मैं इन सब चीजों को नहीं जानता, बहुत कम नॉलेज है। ये जानता हूँ जिसमें ऊपर वाले का नशा चढ़ जाए वो योग है, ये बाहर की नशा योग नहीं है। सर एक अंतिम मैसेज योग अध्यापकों के लिए, भारत के करीब करीब 50,000 लोग सर इसको अभी भी देखेंगे आज शाम तक में, तो सर इसे आप एक अंतिम मैसेज के तौर पे, योग अध्यापक, यही अंतिम मैसेज मैं अनंत सर से भी लूंगा और नवीन सर से भी लूंगा। सर एक अंतिम मैसेज योग अध्यापकों के लिए, ढाकाराम सर। अपना नियमित कम से कम 1.5 घंटा अपने शरीर को दीजिए, आसन, प्राणायाम और ध्यान। सर म्यूट हो गया सर, आपका मोबाइल की म्यूट हो गया। चलो, हमारा एक लाइन का ये है। जी। इसके लिए सभी जितने भी आपके साथ जुड़े हैं योग के, वो भी हमारे जी। हाँ, तो मेरा यही कहना है कि आप अपने को देखो, दूसरों को मत देखो, क्योंकि तुम दुनिया में तुम्हारा ऐसा कोई दूसरा है ही नहीं। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं तो दिक्कतें आती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा सभी को, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, नियमित साधना कीजिए, दूसरों की अपेक्षा मत कीजिए, बस हंसते रहिए। वो तो जरूरी है, उसकी समय लाइफ ही नहीं है। हाँ जी, शिवम जी। जी सर, अब आपकी बारी। इसके लिए जरूरी है, देखो ढाकाराम जी प्योर योगी है। हम योग के साथ साथ मैनेजमेंट देखते हैं, संगठन का काम समझते हैं, कार्यकर्ता को समझते हैं, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के कार्यकर्ताओं की जरूरी होती है। तो 3 बातें ध्यान रखने की आवश्यकता है: संवाद, संपर्क, समन्वय। ये 3 चीजों के ऊपर ध्यान देके आगे बढ़ेंगे तो जो भी सपने देख रहे हो, नींद में भी देख रहे हो या जगते हुए देख रहे हो, वो साकार करने के लिए इन 3 बातों के ऊपर ध्यान देके आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी
कुछ बहुत अच्छा चीज हमें हाथ में मिलेगा। बहुत तो बहुत धन्यवाद। और समन्वयन के साथ में योग शिक्षक संघ ने बुलाया, सामने अनवरत आता रहेगा, योग मंथन का कार्यक्रम आप सभी तक पहुंचता रहेगा। और मैं ये पूरे भरोसे के साथ में कह सकता हूं कि आज का कार्यक्रम और हमारे जो गणमान्य अतिथिगण है, इनकी बातों को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत 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 सर दिल से आभार आप दोनों लोगों का, क्योंकि मुझे पता है आप दोनों की व्यस्तताओं का आरंभ बहुत ज्यादा रहता है और आपने हमारे एक आमंत्रण को स्वीकार किया। इसके लिए मैं और योग शिक्षक संघ की तरफ से नवीन जी और अन्य सभी पदाधिकारीगण और सभी आईएनओ के मेंबर्स और साथ में एकम योगा पीस के सभी मेंबर्स का दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिवम मिश्रा आप सभी से लेता हूं विदा और अगले दिन फिर कभी मुलाकात होगी अगले रविवार को अन्य दो अतिथियों के साथ में और योग मंथन का कार्यक्रम अनवरत जारी रहेगा। बहुत बहुत आभार सर, नमस्कार सर। धन्यवाद सर, आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।